प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार, निदेशक और संस्थापक मिशन इंस्टीट्यूट, आज 21 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परीक्षा उपयोगी पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, विश्व टेलीविजन दूरदर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 22 नवंबर, ऑप्शन सी 23 नवंबर, ऑप्शन डी 24 नवंबर। फटाफट जवाब दीजिए। इसका क्या है इसका आंसर? विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस या टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1996 से हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस साल 27वां विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जा रहा है। इसे विश्व दूरदर्शन दिवस भी कहा जाता है। टेलीविजन जनसंचार का एक माध्यम है जो मनोरंजन, शिक्षा, समाचार और राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो 1996 से बनाया जा रहा है और 27वां टेलीविजन दिवस मनाया गया। ये प्रश्न याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 18 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर और ऑप्शन डी 22 नवंबर। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें और आप शिक्षा के प्रसार में, शिक्षा के विकास में, शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर है 21 नवंबर। विश्व मत्स्य दिवस, जो मछुआरों से दिवस जुड़ा हुआ है, मछली से जुड़ा हुआ है, इसको मनाया जाता है 21 तारीख को। विश्व मत्स्य दिवस मछुआरा समुदाय द्वारा हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी भंडार को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के है, मत्स्य उद्योग है, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मछुआरा समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है 21 नवंबर को। ये क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 15 से 21 नवंबर, ऑप्शन बी 16 से 22 नवंबर, ऑप्शन सी 17 से 23 नवंबर, ऑप्शन डी 18 से 24 नवंबर। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। प्यारे विद्यार्थियों, इसका पीडीएफ आपको हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। हर दिन 10 मिनट हमारे साथ दें, ताकि आपका करंट आपके साथ बना रहे और परीक्षाओं में सारे प्रश्न आपको मिलते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, ये प्रश्न जो है अच्छा है और ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है 15 से 21 नवंबर तक। भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह हर साल 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना, नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है। देखिए, नवजात बच्चा जो है, उसके स्वास्थ्य पर बहुत निगरानी रखनी होती है, उसके स्वास्थ्य को देखना होता है। अगर उस पर जरा भी लापरवाही हो जाए तो उसके लिए बड़ा एक खतरनाक अवसर हो सकता है, जिससे उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये 15 से 21 नवंबर के बीच में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जाता है। इस सब का उद्देश्य है जागरूकता को बढ़ाना, चीजों को जन सामान तक पहुंचाना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नवंबर से जुड़े हुआ अगला प्रश्न क्या है? कितने रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए विशेष बोस्ट्रो खाते खोले गए हैं? ध्यान दीजिए, कितने रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए
विशेष बोस्ट्रो खाते खोले हैं? अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। जवाब दीजिए। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज एसएससी के विद्यार्थी जो जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया है। चाहे वे विद्यार्थी मिशन के पूर्व विद्यार्थी हों या प्रयागराज या आसपास के क्षेत्र में जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, अगर वो प्रयागराज में अवेलेबल हैं तो उनके लिए 40 दिन का प्रोग्राम आ रहा है जो 100% सफलता के लिए है और पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मिशन एक परिणाम है, सपनों की उड़ान है। हमने हमेशा परिणाम दिए हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं की है। हमारे यहाँ जो भी विद्यार्थी आता है सपना लेकर आता है, सपना पूरा होता है। इतने वर्षों में इतिहास बना हुआ है मिशन। परिणाम के लेवल पर सभी संस्थाओं के सामने अकेला खड़ा हुआ है और परिणाम सबसे अच्छे हमारी संस्था से आए हैं। तो ऐसे में जीडी का एक प्रोग्राम आ रहा है, जो भी विद्यार्थी अवेलेबल हैं वो निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे भाइयों, कितने रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए विशेष बोस्ट्रो खाते खोले हैं? इसका आंसर है 9। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ 9 विशेष बोस्ट्रो खाते खोले गए हैं। बोस्ट्रो खाता क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। दरअसल ऐसा खाता होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक की तरफ से खोलता या रखता है। रूस के सबसे बड़े स्वर बैंक और दूसरे सबसे बड़े बीटीबी यह मंजूरी पाने वाले पहले विदेशी बैंक हैं। स्वर बैंक और बीटीबी, इनका नाम याद रखिएगा। भारत में 9 बोस्ट्रो खाते खोले गए हैं, ये भी याद रखिएगा, और किस कारण से खोला जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the Friendship Ambassador of Switzerland Tourism? ऑप्शन है ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी पीवी संधू। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगामी परीक्षाओं में आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका आंसर है, आप फटाफट जवाब दें तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नीरज चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे ताकि इसे आउटडोर के लिए आदर्श गंतव्य और लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, सॉफ्ट और चरम साहसिक और स्नो स्पोर्ट्स के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नीरज चोपड़ा जी को अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अपने अगले साल टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? यानी कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिसने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी एरॉन फिंच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं इनमें से। अच्छा प्रश्न है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर हमारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो जरूर उसे लाइक करें और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें। डे बाय डे हम इसे अपडेट करते जा रहे हैं और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होंगे ताकि आपके जीवन और भविष्य निर्माण में सहायक हो सके। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए डेविड वार्नर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होना है। उससे पहले कई खिलाड़ियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। डेविड वार्नर का औसत 46.53 और स्ट्राइक रेट 71.3 का है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगला टेस्ट जो अगला T20 कहाँ होना है, ये कब होना है, ये और किसने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय ओलंपिक संघ, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the chairman of the Athletics Commission of the Indian Olympic Association? ऑप्शन ए पीवी संधू,
पीवी सिंधु, ऑप्शन बी अचंता शरत कमल, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर है, क्या आपने पढ़ रखा है? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी मैरी कॉम। इनका नाम आपने सुना है। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरी ओर टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल को भारतीय ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। आयोग ने 10 दिसंबर को होने वाले भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद के चुनाव के लिए ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पीवी संधू को भी आयोग के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। ध्यान रखिएगा, मैरी कॉम जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? Recently, which Indian state has completely banned public display of firearms song glorifying weapons? ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी के लिए एक निःशुल्क प्रैक्टिस क्लास चलाई जा रही है, जिसमें न केवल हम प्रैक्टिस पर जोर देंगे बल्कि विद्यार्थियों को उन सभी विषयों से अवगत कराएंगे जहां से सफलता मिल सकती है। 40 दिन की क्लास है और जनवरी में होने वाले इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी प्रयागराज में हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए संस्था से संपर्क करें। हमारा स्टाफ, हमारे स्टाफ के सभी लोग इस कार्य में उनको सहयोग प्रदान करेंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स पर रोक लगाई है, प्रतिबंध लगाया है, उसके महिमा मंडन पर प्रतिबंध लगाया है? वो है पंजाब राज्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंजाब सरकार ने 3 महीने के भीतर राज्य में अब तक जारी किए गए सभी बंदूक लाइसेंसी की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश कौन बना? बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर से ध्यान दीजिएगा। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश कौन बना? Which country became the first to implement the interest free banking system? इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग यानी जहां पर ब्याज नहीं होगा। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। प्यारे भाइयों बहनों विद्यार्थियों, ये इसका आंसर होगा डी पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की जो नई स्थिति है उस पर ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान सरकार इस्लामिक कानून के तहत 2027 से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली की अवधारणा बैंकिंग के इस्लामिक रूप से ली गई है। यह नैतिक मानकों के आधार पर काम करती है और मुसलमानों को किसी भी प्रकार का ब्याज देने या प्राप्त करने से रोकती है। इस्लाम में वैसे ही ब्याज की मनाही है और उनका एक मूल सिद्धांत है, ब्याज लेना, सूदखोरी, ये सभी पर जो है मनाही है, वहां पर प्रतिबंध है। उसी आधार पर पाकिस्तान ने निर्णय लिया है। 2027 से ऐसा कानून लागू होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन ए अरविंद बिरमानी, ऑप्शन बी एन.के. सिंह, ऑप्शन सी डुबरी सुब्बा राव, ऑप्शन डी विशाल नारायणन। फटाफट जवाब दें। अरे विद्यार्थियों, इसका आंसर है ए अरविंद बिरमानी। हाल ही में अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे पहले बिरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है।
उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो ये अरविंद बिरमानी जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज निरंतर आपके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से और ऑनलाइन मार्गदर्शन के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आपको हमारे विचार, हमारी बातें, हमारे द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान आपको समझ में आता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें। हम निरंतर इसे अपडेट करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही हम आपको एक बेहतर फॉर्मेट में दिखाई देंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मिशन की इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे और हमारे साथ विकास की गति में आगे बढ़ेंगे। माँ भगवती, माँ कामाख्या, ईश्वर, अल्लाह, सभी देवी देवता आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, जीवन पथ पर आप आगे बढ़ें। इसी तरह से परीक्षाओं में सफल होते हुए हम सब लोग उन्नति के मार्ग पर आगे चलें। जय हिंद, जय भारत।